हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज फिर मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच में 12th CBSE एंड अदर स्टेट बोर्ड के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सीरीज को लेकर चल रहा हूं उसका नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में बस सबका ओवरव्यू देख लेंगे और डिटेल में आज इस वीडियो में एक मेथड पढ़ेंगे जो कि वैल्यू एडेड मेथड है और प्रोडक्ट मेथड है, ठीक है। उसी को हम लोग प्रोडक्ट मेथड हम लोग कहते हैं, राइट। तो इस मेथड के बारे में डिटेल में जानेंगे, एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। तो आपके लिए काफ़ी ये अच्छा वीडियो होने वाला है, तो कृपया करके पूरा कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। चलिए, कहता है अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है ना, तो वी हैव थ्री मेथड्स। एक है वैल्यू एडेड मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड, राइट। सेकेंड इज इनकम मेथड, थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो इन तीनों ही मेथड में क्या है भाई, आंसर देखिए सेम आएगा। अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो या तो प्रोडक्ट मेथड से करो या इनकम मेथड से करो या फिर एक्सपेंडिचर मेथड से करो, आंसर विल बी सेम, ठीक है। तो देखिए क्या होता है पहले समझते हैं। वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड में कहता है इट मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट होते हैं इकोनॉमी के, वो लोग क्या वैल्यू ऐड किए हैं, है ना, उन सारे वैल्यू एडिशन को इंक्लूड करके वी गेट नेशनल इनकम, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम अपना कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इकोनॉमी में मान लीजिए फार्मर है, फार्मर के बाद मान लीजिए फ्लोर मिल वाला व्यक्ति है ना, फिर आपके पास बेकरी है ना। तो ये सभी अगर फार्मर व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या वैल्यू ऐड किया इकोनॉमी में, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना उसका क्या वैल्यू ऐड किया, ठीक है। जो हमारा फ्लोर मिल वाला है उसने उससे आटा बना करके फ्लोर बना करके उसका क्या वैल्यू ऐड किया उसमें। बेकरी वाले ने जब ब्रेड बनाया तो उसमें उसने वैल्यू क्या ऐड किया। इन सारे वैल्यू एडिशन को अगर इंक्लूड कर दें, ठीक है, तो हम लोग कैपेबल होंगे किस चीज के लिए, टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये है वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड का मीनिंग, ठीक है। दूसरा मेथड वी हैव इनकम मेथड, है ना। क्या है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या है भाई, वर्ड से ही क्लियर है इनकम। तो कहता है नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम। किस टर्म में मेजर होगा यहाँ पे नेशनल इनकम, फैक्टर को जो इनकम मिला, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, है ना, उनको जो इनकम मिला उन इनकम को इंक्लूड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लेबर हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ये सब क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। जैसे लेबर अगर काम कर रहा है तो उसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिलेगा, दैट इज वेजेस एंड सैलरीज मिलेगा। लैंड है तो लैंड ओनर को इनकम में के रूप में रेंट मिलता है। कैपिटल के लिए इंटरेस्ट प्राप्त होता है और एंटरप्रेन्योर का इनकम क्या होता है, उसका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो जब हम लोग सभी फैक्टर इनकम को इंक्लूड कर देंगे देन वी विल बी कैपेबल टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, राइट। नाउ थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। देखिए वर्ड से क्लियर, यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर, खर्च को जोड़ करके, खर्च को ऐड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर on the purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको जब परचेज करते हैं, ठीक है, तो उस पर जो एक्सपेंसेस आता है उसको इंक्लूड करके हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ध्यान रहे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है
कि सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स, आपको बता चुके हैं फाइनल गुड्स का मीनिंग, मतलब ऐसे गुड्स जिसमें और फर्दर वैल्यू ऐड नहीं होता है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर जिसको यूज में ले आता है, ठीक है। तो उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे में जो एक्सपेंसेस गया है, वो एक्सपेंसेस को इंक्लूड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम, राइट। तो ये आपके 3 मेथड हैं, वैल्यू एडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो अब मैं आगे डिस्कस करता हूं आपके साथ वैल्यू एडेड मेथड को डिटेल में। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग डिटेल में किसको, वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। देखिए वैल्यू एडेड मेथड में मैंने अभी बताया था कि जितने भी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज हैं, इन सभी के द्वारा इकोनॉमी में जो वैल्यू ऐड किया गया है उससे इंक्लूड करके, उससे लेकर के हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे क्या करेंगे, समझिए। कहता है इसमें सबसे पहले हमें वैल्यू एडेड निकालना है कि जितने भी डिफरेंट इंटरप्राइजेज हैं उन्होंने वैल्यू क्या ऐड किया है, क्या पता करेंगे पहले, क्या वैल्यू ऐड किया है, क्लियर। वो कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना, टोटल आउटपुट, हर प्रोड्यूसिंग यूनिट का जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसका वैल्यू क्या है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो उससे इंटरमीडिएट गुड्स लगा होगा, तो इंटरमीडिएट गुड्स में जो एक्सपेंसेस गया, ठीक है, वो कहलाता है हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप आटा बना रहे हो, आप एक मान लीजिए फ्लोर मिल वाले हो, तो आप आटा प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, आटा, फ्लोर, राइट। तो आपको, आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया, कहीं से व्हीट तो खरीदे होंगे ना, गेहूं तो खरीदे होंगे, तो उसका जो कॉस्ट लगा गेहूं पे, है ना, व्हीट पे, वो क्या हो गया आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्लियर है। अब देखिए अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे भाई, तो कितना का सेल किए हैं मार्केट में, है ना, जितने गुड्स हम प्रोड्यूस किए, अगर सारा का सारा सेल कर दिए तो फॉर्मूला में सिर्फ सेल्स रहता, लेकिन अगर कुछ गुड्स हैं जो अनसोल्ड रह गया या सेमी फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है, तो उसे भी इंक्लूड कर देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना। चेंज इन स्टॉक का क्या मतलब है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है भाई, जब कोई अकाउंटिंग ईयर का क्लोजिंग होता है, ठीक है, उस समय कितना आउटपुट अनसोल्ड है या सेमी फिनिश्ड है, क्लियर, माइनस जब उस फिनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग हुआ था उस समय पहले से क्या था, जैसे मान लीजिए 2031 मार्च को हमारे पास गुड्स था, कितना अनसोल्ड आइटम है, 200 आइटम्स है, ठीक है, और 31 मार्च, ये 2023 की बात कर रहे हैं, राइट, 2020, हाँ 23 भी आ रहा है, ठीक है, 23 एग्जाम्पल में लेने में क्या ले सकते हैं, आया नहीं है ना। तो 31 मार्च 2023 को कितने यूनिट हमारे पास बच गए, 200 यूनिट्स। इसका स्टार्टिंग कब हुआ था, ये फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल से स्टार्टिंग हुआ था, उस समय पहले से हमारे पास 50 था, ठीक है। ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हैं, 2022 से 23, राइट, किसकी बात कर रहे हैं, 2022-23 जो फिनेंशियल ईयर है उसमें जब स्टार्टिंग हुआ था, दैट इज 1 अप्रैल 2022 को, उस समय हमारे पास ऑलरेडी पहले से 50 यूनिट्स किसी गुड्स का अवेलेबल था। जब क्लोजिंग हुआ 31 मार्च 2023 को, तो उस समय कितना हमारे पास अनसोल्ड रह गया, 200 रह गया। तो क्या स्टॉक में चेंजेस कितना हुआ, 150 ये हुआ है ना, क्योंकि 50 पहले से था, 200 माइनस 50, 150 क्या है, इस फिनेंशियल ईयर में अनसोल्ड रह गया है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा भाई, जितना बेचे प्लस में जो एक्स्ट्रा बनाए वो भी तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर ही आएगा ना, इसीलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स क्या होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लियर है। यहां तक ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर है ना। अब भाई वैल्यू एडेड हम लोग लेते किस प्रकार से हैं, उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है, देखिए टेबल को, है ना, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, काम देगा, क्लियर। देखिए कहता है इधर प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस है,
वैल्यू ऑफ आउटपुट, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, इधर वैल्यू एडेड की बात कर रहे हैं। कहता है फार्मर ने मान लीजिए वीट का प्रोडक्शन किया, किसका प्रोडक्शन किया, वीट का प्रोडक्शन किया, और उसे बेच दिया कितना में, 200 में बेचा। किसको बेचा, फ्लोर मिल वाले को, ठीक है। तो फार्मर ने, इसके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट कुछ भी नहीं था, ये अज्यूम कर लेते कि उसके पास ऑलरेडी पहले से सीड्स था घर में, तो उसी से उसने प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है, कोई उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसा अज्यूम हमने कर लिया, ठीक है। तो फार्मर ने इकोनॉमी में कितना का वैल्यू ऐड किया, 600 का किया ना, तो वैल्यू एडेड कितना हो गया, 600 का हो गया, ठीक है। अब फ्लोर मिल वाले ने क्या किया, उसे फ्लोर बनाया, ठीक है, और उसे बेच दिया 800 रुपीज में, किसको, बेकरी को बेच दिया, ठीक है। अब देखिए फ्लोर मिल वाले के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो 600 हुआ ना, क्योंकि वो वीट फार्मर से 600 में खरीदा था, ठीक है ना, तो वो उसके लिए क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, क्लियर। तो ये फ्लोर मिल वाले ने कितना का वैल्यू ऐड किया, 600, तो वीट का ही प्राइस है, तो इससे एक्स्ट्रा 200 ही ना वैल्यू ऐड किया है, आटा बना करके, फ्लोर बना करके, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू एडेड कितना किया, फ्लोर मिल वाले ने 200 किया, ठीक। बेकर ने ब्रेड बनाया और ब्रेड बनाकर बेच दिया कितना में, 1000 रुपीज में, ठीक है। तो इसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना होगा, 800 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसने फ्लोर मिल वाले से फ्लोर खरीदा था 800 में, वो उसका क्या बन गया, वो उसका बन गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो बेकर ने वैल्यू कितना ऐड किया भाई, 800 का फ्लोर लिया था, ब्रेड कितना बेचा, 1000 में बेचा है, तो 200 का इसने भी वैल्यू ऐड किया है, क्लियर। अब शॉपकीपर ने क्या किया, उस ब्रेड को 1200 में बेचा, जो खरीदा था बेकर से कितना में, 1000 रुपीज में, है ना। तो इसने कितना का वैल्यू ऐड किया, 200 का वैल्यू ऐड किया है ना, तो ये वैल्यू एडेड क्या हो गया, 200 रुपीज हो गया, क्लियर। अब यहां से अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालें, क्या करना होगा हमें, हम अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालें तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, GVA इसे ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। हाँ, क्या होगा, जितने भी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज हैं, फार्मर, फ्लोर मिल, बेकर, शॉपकीपर, इन सबों ने जितना वैल्यू ऐड किया है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या होगा ये, सिग्मा वैल्यू एडेड, ठीक है। जितने भी इंटरप्राइजेस हैं सबका वैल्यू ऐड कर देंगे, दैट इज 600 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200, क्लियर, कितना हो जाएगा, 1200। ये हमारा हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगर इकोनॉमी में यही 4 सेक्टर हैं, यही 4 प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस है, तो हमारा GVA ही क्या हो जाएगा, GDP MP हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, यही GDP MP कहलाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्लियर। अब हम लोगों ने हमारा काम क्या है, अभी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आगे करवाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्या करना है, GVA निकालिए, वही हमारा GDP MP बन गया। अब सवाल है कि आपसे निकालने क्या बोल रहा है। अगर वो आपसे निकालने ये कह रहा है कि आप उससे निकालिए डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम, कुछ भी निकालने बोल रहा है, ठीक है। GDP MP निकालने बोला तो समझ में आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना, जितने भी वैल्यू ऐड हुए हैं सबको ऐड कर दीजिए इकोनॉमी का, क्लियर, वही हमारा हो जाएगा GDP MP। अब क्या कहता है, अगर मान लीजिए हम ऐसा किए कि हमें निकालना है नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम का मतलब NNP FC, तो आपको पहले ही मैंने 3 कन्वर्जन बताया था, क्या, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में बदलना और डोमेस्टिक से नेशनल बनाना, ठीक है, इसके अलावे ग्रॉस से नेट बनाना, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला काम तो GDP MP निकाल लेंगे। GDP MP निकालने के बाद उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स रिड्यूस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, GDP FC बन जाएगा। हम लोग उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो NNP FC बन जाएगा, ठीक है।
वैल्यू ऐड कर देंगे NFIA, तो ये बन जाएगा NNPFC। ध्यान रखिएगा, GDP-MP में NIT माइनस करेंगे, GDP-FC, GDP-FC में डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे NDP-FC, और प्लस कर देंगे NFIA, तो हमारा बन जाएगा NNPFC, और इसी को तो नेशनल इनकम कहते हैं हम लोग। ठीक है, अगर सवाल है डोमेस्टिक इनकम निकालिए, तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? NDP-FC को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्लियर? क्या करेंगे? सबसे पहला तो काम तो रहेगा हमारा GDP-MP निकाल लेना, सारे ग्रॉस वैल्यू को ऐड करके GDP-MP निकालेंगे, माइनस कर देंगे इसमें NIT, तो क्या बन जाएगा? GDP-FC बन जाएगा। अब इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा? NDP-FC बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ग्रॉस वैल्यू एडेड को लेते हुए हम लोग इस मेथड से नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों निकाल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम, और इसे बोलते हैं नेशनल इनकम। क्लियर? ये हो गया हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते, तब जाकर के आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ। तो चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, मतलब वैल्यू एडेड मेथड से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय द गिवन टू फर्म्स। दो फर्म यहाँ दिए हुए हैं, उन दोनों ही फर्म का वैल्यू एडेड निकालना बोला है ना। साथ ही कहता है एंड गिव ए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से हमें सबसे पहले दोनों फर्म का वैल्यू एडेड निकालना है और GVA निकालना है किस पर? फैक्टर कॉस्ट पे। क्लियर है? देखिए अगर मान लीजिए हम लोग वैल्यू एडेड बाय फर्म ए की बात करें, ठीक है, तो फर्म ए का जब वैल्यू एडेड निकालेंगे तो क्या निकालना होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या निकालना होगा? पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर फर्म ए। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का क्या तरीका होता है भाई? अभी मैंने आपको बताया था ना, आपको क्या करना होगा। देखिए इधर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये बताया था मैंने अभी फॉर्मूला। चूंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो बेस सी बात है चेंज इन स्टॉक भी निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब वो जो रॉ मटेरियल परचेज किया गुड्स को बनाने के लिए वो खर्च। ठीक है, तो क्या होगा? सेल्स कितना दिया हुआ है? सेल्स दिया हुआ है फर्म ए का 100 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो फर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ये फर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक है, इसका ओपनिंग स्टॉक कितना है? 25 है, तो 20 माइनस 25 हो गया। क्लियर? ये चेंज इन स्टॉक हो गया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब फर्म ए ने कुछ परचेज किया है क्या? तो देखिए कहां पे कहीं है, यस, परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। फर्म ए कहां से परचेज किया? फर्म बी से परचेज किया, तो वो उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा। ये हो गया -40, कितना आ गया आंसर? 100 माइनस 5 आपका -40 इक्वल टू आपका 55 हो गया। ये आपका वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, राइट। अब है वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। क्या होगा? फर्म बी का वही काम, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो फर्म बी का सेल्स कितना है? सेल्स बाय फर्म बी कितना? 200 प्लस चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, कितना? 35 माइनस 45। क्लियर? माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब क्या फर्म बी ने कुछ खरीदा है? जरूर खरीदा है। परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, तो -60 हो जाएगा। क्या हो गया? 200 माइनस 10 माइनस 60 दैट इज 130। आएगा कि नहीं आएगा?
क्लियर है? तो ये जो हमारा है वैल्यू एडेड बाय फर्म बी हुआ, ठीक है। अब हमारे पास एक तो ये क्वेश्चन निकल गया वैल्यू एडेड, ठीक है, बाय द गिवन टू फर्म्स। अब निकालने बोला है जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। क्या बोला है? जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो जीवीए का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था कि जितने भी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस हैं सभी का वैल्यू एडेड को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे दो ही फर्म है ना, ए और बी है ना, दोनों का वैल्यू एडेड कितना है वो जोड़ दीजिए, 55 प्लस 130, 55 फर्म ए का वैल्यू एडेड प्लस 130 फर्म बी का हो गया ये। तो ये निकालेंगे तो जीवीए निकलेगा या फिर जीडीपी एमपी निकलेगा, है ना। हमें जीवीए फैक्टर कॉस्ट निकालना, तो क्या करेंगे? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे, है ना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ 30, सब्सिडी है ही नहीं तो जीरो, खत्म, कुछ काम का नहीं। इसको ऐड कीजिए 185 माइनस 30 दैट इज 155, दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो ये हमारा तरीका था वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकालने का, बी निकालने का, दोनों को ऐड कर दिए तो ग्रोस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकल गया, लेकिन उसके लिए एनआईटी माइनस कर दिए। अगर सवाल ये रहता ना जीवीए निकालिए सिंपली या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालिए, तो बस 55 प्लस 130 को ऐड कर देते 185 का, तब वो हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। कहता है कैलकुलेट जीवीए एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपीएफसी, मतलब जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालिए, साथ ही साथ नेट मतलब नेशनल इनकम निकालिए, एनएनपीएफसी निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले जीवीए एट मार्केट प्राइस निकालने बोला, जीवीए मार्केट प्राइस बोलिए या फिर जीडीपी एमपी बोलिए, एक ही चीज है वो, है ना। क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ सिंपली, है ना। तो कितना? 1300 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ कितना? 550 दिया हुआ, इतना ही है। क्या होगा? 8 आपका 750 हो गया अगर माइनस करेंगे तो। क्लियर है? अब देखिए हमें बोला है एनएनपीएफसी निकालने, तो एनएनपीएफसी कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया था जीडीपी एमपी एक बार निकाल लेंगे, अगर माइनस एनआईटी कर दीजिए तो जीडीपीएफसी हो गया, माइनस डेप्रिसिएशन कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा? एनडीपीएफसी हो जाएगा, प्लस एनएफआईए कर दीजिए तो एनएनपीएफसी बन जाएगा, ठीक है। जीडीपी एमपी निकला 750 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है, मतलब 50 माइनस 20 माइनस डेप्रिसिएशन को ही कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलिए या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलिए, एक ही चीज है। तो माइनस 80 कर दिए, प्लस एनएफआईए कितना है? माइनस 10 दिया हुआ, कितना दिया हुआ? माइनस 10, क्या हो जाएगा? 750 माइनस 30 माइनस 80 माइनस 10 कितना हो गया? 750 माइनस 120 हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो माइनस करेंगे कितना? 0 3 6 630, दिस इज योर एनएनपीएफसी। कितना सिंपल था, देख लिया आपने, है ना। तो ये था वैल्यू एडेड का 2 एग्जाम्पल, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा फ्यूचर में और भी कई एग्जाम्पल्स को लेके आपके बीच आया जाए, ठीक है, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल एनफ है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जो आपका इस पे आएगा मेजरमेंट में, उसमें हम लोग इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।